वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो एसटेट टीजीटी साइंस के लिए हमने फिजिक्स में साउंड टॉपिक शुरू किया था। तो साउंड का कुछ पार्ट हमने कर लिया था, ठीक है। जो ऑडिबल इनऑडिबल की जो रेंज है वो हमने कर ली थी। आज हम नेक्स्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, और यहाँ पर कुछ इसके क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है साउंड वेव की। साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है? तो सबसे पहले होती है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है कि कोई भी जो साउंड होता है उसकी जो डिग्री ऑफ सेंसेशन जो होती सुनाई देती है ईयर के द्वारा, ठीक है, वो क्या होती है? लाउडनेस। बेसिकली ये क्या काम करने में हेल्प करता है? तो ये डिफ्रेंशिएट करता है फेबल साउंड और लाउड साउंड, मतलब तेज आवाज़ और जो वीक आवाज़ होती है ना, ठीक है, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करती है लाउडनेस, ठीक है। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की, ठीक है। अगर हम बात करें तो मेजर की जाती है डेसिबल के अंदर, लेकिन साउंड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? फोन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ रेंज है वो डिसाइड की गई है अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ रेंज डिसाइड की है, ठीक है। अगर 45 डेसिबल तक है लाउडनेस तो वो ह्यूमन के लिए परफेक्ट मानी गई है, ठीक है। अगर 75 डेसिबल से ज़्यादा है तो वो हार्मफुल होती है ह्यूमन के लिए, ठीक है। अगर 85 डेसिबल से ज़्यादा है लाउडनेस तो वो नॉइज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर लाउडनेस है वो 150 डेसिबल से भी ज़्यादा है तो इस केस में जो इंसान है वो पागल भी हो सकता है, ठीक है। जो नॉर्मल रेंज यहाँ पर बताई गई है ह्यूमन के लिए वो 60 डेसिबल से 80 डेसिबल तक है, जिसमें मिनिमम रेंज 60 होती है और मैक्सिमम रेंज कितनी होती है? 80 डेसिबल, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है पिच। पिच क्या होती है? साउंड की श्रिलनेस, मतलब कितना उसमें तीक्ष्णता है, कितनी मतलब उसमें तीखापन है, ठीक है। पिच किस पर डिपेंड करती हैं? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के। यानी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे पिच भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब किस काम आता है पिच? पिच करता है कि अगर कोई भी दो साउंड है, ठीक है, अगर उनकी लाउडनेस सेम है तो फिर हम किसका यूज़ करते हैं? उन साउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए पिच का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो वुमेन जो वॉइस होती है, मतलब जो एक स्त्री की आवाज़ होती है उसकी जो पिच होती है वो मैन की पिच से क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जो मतलब जब औरतें मतलब चीखती है तो हम कहते हैं कि जो उसकी आवाज़ की जो पिच होती है वो ज़्यादा होती है, तभी तो वो दूर तक सुनाई देती है, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, जो लोइन होते हैं, ठीक है, वो दहाड़ते हैं, ठीक है। तो उसकी जो की पिच होती है वो क्या होती है? लो होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है लो पिच होने की वजह से क्या होती है? श्रिलनेस कम होती है क्योंकि वो दहाड़ते हैं, ठीक है। तो एक मतलब मोटी आवाज़ होती है, दहाड़ते हैं, ठीक है, तो श्रिलनेस थोड़ी कम होती है, तो दैट मीन्स हम कहते हैं कि वहाँ पर क्या है? पिच है वो कम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है साउंड की वो होती है क्वालिटी। क्वालिटी को टिम्बर भी बोला जाता है। अब ये किस काम आती है कि अगर मान लो कोई एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी लाउडनेस भी सेम है दो साउंड की, ठीक है, और उनकी पिच भी सेम है, तो उस केस में फिर कौन हेल्प करता है साउंड के बीच डिफ्रेंशिएट करने का? क्वालिटी, ठीक है। अब जितना ज़्यादा प्लीजेंट साउंड होगा, वैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने से कोई इंसान बोल रहा है और वो जब बोल रहा है तो हमें मतलब ऐसा लगता है कि हम इसकी आवाज़ को सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, मतलब उसकी जो साउंड होती है, उसकी जो आवाज़ होती है उसमें एक अलग ही मीठापन होता है, तो हम कहते हैं कि वो साउंड उसका प्लीजेंट साउंड है। दैट मीन्स उसकी जो साउंड की जो क्वालिटी है उस केस में वो क्या है? रिच है, ठीक है। इसलिए तो हम कोई भी सॉन्ग सुनते हैं तो उस सॉन्ग को हम बार बार सुनते हैं, क्योंकि जो सिंगर होता है उसकी पहचान उसकी स्पीड की क्वालिटी से ही होती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्लीजेंट साउंड होगा, ठीक है, उतना ही उसकी क्वालिटी क्या होगी? रिच होगी, ठीक है। तो ये थी यहाँ पे क्या? साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर एक आता है सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होता है कि जब कोई भी स्पीड होती है किसी भी बॉडी की, मूव करने की जो स्पीड होती है एयर के अंदर, अगर वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि वो सोनिक बूम है,
ठीक है। अब ये क्या करती है, जो सोनिक बूम होती है, जो ध्वनि बूम होता है ना, ये सुपर सोनिक स्पीड से मूव करता है, ठीक है। जब ये सोनिक सुपर सोनिक स्पीड से मूव करती है कोई भी बॉडी, मतलब उसकी साउंड की भी स्पीड से ज़्यादा तेज़ गति से जब मूव करती है कोई बॉडी, तो हम कहते हैं कि वो एक तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, और वो जो डिस्टरबेंस है फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, शॉक वेव के अंदर, ठीक है। सोनिक बूम डिसाइड की जाती है मैक नंबर से, ठीक है। क्या होता है मैक नंबर? मैक नंबर होता है स्पीड ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। अब आता है कि अगर मैक नंबर 1 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि वो जो स्पीड है वो सुपरसोनिक स्पीड से मूव कर रही है कोई भी बॉडी। अगर हम कहें मैक नंबर 5 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं वो हाइपरसोनिक है, ठीक है। अगर मैक नंबर 1 से कम है तो हम कहेंगे कि वो सबसोनिक है, और अगर मैक नंबर 1 के इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि वो सोनिक है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। उसके बाद फिर आता है सोनार। तो सोनार की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। तो सोनार की फुल फॉर्म का मतलब क्या होता है? एसओ का मतलब होता है साउंड, एन का मतलब होता है नेविगेशन, ए का मतलब होता है एंड, और आर का मतलब होता है रेंजिंग, यानी साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। किस लिए यूज होता है सोनार का? ये सी के डेप्थ का पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम इसमें किन वेव का यूज़ करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बिहाफ पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्या होता है? वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2d अपॉन में टी, जहाँ पे टी क्या टी होता है टाइम, और डी होता है यहाँ पे डेप्थ, ठीक है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है साउंड का? कि मान लो कि साउंड है वो जिस मीडियम से आ रहा है, ठीक है, तो जिस सरफेस से वो टकरा रहा है, अगर जिस मीडियम से आ रहा है और सरफेस से टकराने के बाद जिस मीडियम में वो जा रहा है, उसी मीडियम में यानी सेम मीडियम में जब टकरा के वापस जा रहा है, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे साउंड का क्या है? रिफ्लेक्शन है। अब जो साउंड का जब रिफ्लेक्शन होता है तो बेसिकली दो प्रॉपर्टीज से डिसाइड होती है, एक होती है इको और एक होती है रिवर्टिवेशन। दोनों ही साउंड के रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करती है। सबसे पहले आता है इको। इको क्या होता है? इको भाई अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो जैसे आप किसी माउंटेन पर खड़े होकर चिल्ला रहे हो, ठीक है, तो जब आपको अपनी ही आवाज़ वापस सुनाई दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? इको। तो क्या होता है? साउंड रिटर्निंग बैक टुवार्ड्स द सोर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए बिल्डिंग या वॉल, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं और बिल्डिंग या वॉल से जब हमारा साउंड टकरा कर हमें ही वापस सुनाई देता है तो उसको हम बोलते हैं इको। इको के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 17.2 मीटर होती है। इसमें क्या होता है? इको में जो साउंड होता है वो हमें 2 बार सुनाई देता है। बोलते हम एक बार है लेकिन हमें वो साउंड डबल सुनाई देता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब हम बोलते हैं और जब जो साउंड टकरा के बिल्डिंग या माउंटेन से जब वापस आता है तो उनके जो बीच का गैप होता है वो सिर्फ 0.1 सेकेंड का ही क्या होता है? गैप होता है, यानी 1/10 सेकेंड का, ठीक है। बात आती है अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, कहाँ पर यूज होता है। इको एक तो सी की डेप्थ को मेजर पता लगाने के लिए होता है, साउंड की वेलोसिटी को पता करने के लिए होता है, और जो माउंटेन के डिस्टेंस है उसको पता करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है जो रिफ्लेक्शन पर ही बेस होती है, साउंड के रिफ्लेक्शन पर, वो होती है रिवर्टिवेशन। रिवर्टिवेशन में क्या होता है? रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। जैसे बादल गरजते हैं तो आपने सुना होगा जब बादल गरजते हैं तो बहुत देर तक, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बादल गरजते ही जा रहे हैं, लेकिन वो गरजता एक बार है क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है। बार बार वो बादल गरज रहे हैं एक बार, लेकिन हमें बार बार वो गरजनाहट सुनाई दे रही है। तो थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, या फिर हम हॉल के अंदर बोल रहे हैं तो हॉल में हमें वो आवाज़ कई बार सुनाई देती है, वही साउंड रिपीट होता है, ठीक है। वो होते हैं हमारा रिवर्टिवेशन। एक होता है रिवर्टिवेशन टाइम। रिवर्टिवेशन टाइम क्या होता है कि मान लो हम किसी भी हॉल के अंदर हैं, ठीक है, और हमने बोल लिया और बोलने के बाद हम चुप हो गए, यानी साउंड को हमने स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है। तो वो टाइम जिसके दौरान साउंड हमें हॉल के अंदर सुनाई देता है और इवन हमने साउंड को स्विच ऑफ कर दिया है, मतलब साउंड को बंद करने के बाद भी जब जिस टाइम में हमें जो साउंड सुनाई देता है उसको हम बोलते हैं रिवर्टिवेशन टाइम।
रिवर्टिवेशन टाइम किस पर डिपेंड करता है? एक तो होल की वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, दूसरा होल का जो एब्जॉर्बेंट एरिया है कि वो साउंड को एब्जॉर्ब कितना कर पा रहा है, तो उसके एरिया पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। रिवर्टिवेशन टाइम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 0.049 वी अपॉन में ए, जहाँ पे वी होती है वॉल्यूम, ठीक है, ए होता है एरिया, ठीक है, और टी रिवर्टिवेशन, ये तो पता ही चल गया क्या होता है रिवर्टिवेशन टाइम। उसके बाद आता है, अगर रिवर्टिवेशन टाइम है वो 0.8 सेकेंड से ज़्यादा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हमें जो उस टाइम पर स्पीकर जो मतलब जो बोलने वाला है उसके जो शब्द है हमें वो क्लियर नहीं सुनाई देते, ठीक है। और अगर रिवर्टिवेशन टाइम 0 हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि होल के अंदर इको है ही नहीं, ठीक है। मतलब वो जो हमें सुनाई दे रहा है, जो आवाज़ 2 बार सुनाई दे रही है या रिपीटेड जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो वहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कहाँ कहाँ किस किस एप्लीकेशन में यूज होता है। एक तो स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप क्या होते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारी हार्ट बीट नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं हम उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। मेगाफोन हो गए, लाउंड हेलर हो गए, ठीक है, हॉर्न्स हो गए, ट्रम्पेट हो गई, ठीक है, शहनाई हो गई, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हॉल हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, तो इन सब में क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ही यूज होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड कितनी होती है, तो स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड बेस पर भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये होता है v=n/λ, ठीक है। ये क्या होता है, साउंड की स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर हम ऑर्डर देखें सॉलिड लिक्विड गैस में साउंड सबसे ज़्यादा किसका होता है, सो सबसे ज़्यादा किसका होता है, सॉलिड का होता है, फिर किसका होता है, लिक्विड का होता है, और उसके बाद फिर किसका होता है, गैस। यानी गैस में जो साउंड की स्पीड होती है वो सबसे कम होती है और सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हम साउंड की स्पीड एयर में वो 0.1 सेकेंड से भी इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो 0.61 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें मीडियम का, ठीक है, जैसे सॉलिड मीडियम है या फिर हम लिक्विड मीडियम ले रहे हैं या फिर गैस मीडियम ले रहे हैं और इनका हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो जो वेव लेंथ है वो साउंड की वो क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि भाई हमें पता है साउंड वेव की फॉर्म में ही तो होती है। तो दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट कह रहा है कि अगर हम मीडियम की डेंसिटी को लो कर देते हैं, ठीक है, इलास्टिसिटी को बढ़ा देते हैं तो साउंड जो होता है स्पीड जो होती है साउंड की वो भी ज़्यादा होती है। अब हमें पता है कि भाई सॉलिड होता है, सॉलिड क्या होते हैं, उनमें सारे जो पार्टिकल्स होते हैं एक परफेक्ट अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उनका क्या होता है एक परफेक्ट वे में वो अरेंज होते हैं। तो डेंसिटी क्या होगी उनकी, कम होगी, क्योंकि उस केस में क्या होगा, मास है वो कम होगा और वॉल्यूम ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो साउंड की स्पीड है वो भी ज़्यादा होगी। इसलिए तो हम पढ़ते हैं कि सॉलिड के अंदर साउंड की स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारी स्पीड होती है साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो स्पीड होती है साउंड की वो लाइटर गैस मतलब जो हल्की गैस होगी उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली रिलेट होती है किसके, मास के, यानी मास जितना ज़्यादा कम होगा साउंड की स्पीड उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आपसे मान लो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक हमारे पास में H2 गैस है और एक हमारे पास में N2 गैस है, तो दोनों के केस में साउंड की स्पीड किस में ज़्यादा होगी, तो भाई H2 के केस में ज़्यादा होगी, क्योंकि H2 का मास कितना होगा, सिर्फ 2 होगा, और N2 का मास कितना होगा, तो N2 का मास होता है 28, ठीक है। तो किसकी ज़्यादा होगी भाई, H2 की, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मास जितना कम होगा स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा गैस हल्की होगी स्पीड है उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है यहाँ पे एप्लीकेशन वो होती है ह्यूमिडिटी, ठीक है। जो साउंड की स्पीड होती है वो ह्यूमिड एयर के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है देन ड्राई एयर, ठीक है। मतलब एक दिन ऐसा है कि ड्राई एयर है,
सूखी हवा चल रही है, और एक दिन ऐसा है कि ह्यूमिड नमी वाली हवा चल रही है, तो नमी वाली जो हवा होगी उसमें साउंड की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा मेज़र की गई है। उसके बाद फिर आता है विंड। विंड क्या होती है, मतलब हवा कैसे इफेक्ट करती है साउंड की स्पीड को। तो भाई हमने देखा है भाई, जब भी शादी का सीजन आता है तो हमने देखा है कि जिस दिन हवा तेज चल रही होती है उस दिन हमें क्या होता है, साउंड ज़्यादा सुनाई देता है। और जो हवा होती है, अगर साउंड जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर विंड भी उसी डायरेक्शन में है, तो हमें साउंड है वो बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है साउंड का वो ख़त्म होता है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी इज नॉट कैरिड बाय। एनर्जी है वो किसके द्वारा कैरी नहीं की जाती। तो भाई हमें पता है प्रोग्रेसिव वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो ये दोनों तो एनर्जी कैरी करती है। ठीक है, क्योंकि जब वेव मूव करती है तो दैट मीन्स एनर्जी तो कैरी करेगी। स्टेशनरी जो वेव होगी उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई भी वेव है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो भाई मैंने आपको बताया था कि जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड है ये सारे कांस्टेंट होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बीट आर द रिजल्ट ऑफ। बीट है वो किसका रिजल्ट होती है। तो भाई जब नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी की कोई भी दो वेव, जैसे मान लो मैंने बोला एक वेव ये है और एक वेव ये है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों सुपर इम्पोज कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर बीट्स है वो सुनाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट है द पिच, द फैक्टर दैट हेल्प टू रिकॉग्नाइज ए पर्सन बाय हिज वॉइस। मतलब जब कोई भी एक पर्सन है, जब अपनी वॉइस से उसकी जब पहचान होती है तो हम कहते हैं कि वो फैक्टर कौन सा होता है। तो मैंने आपको समझाया था ये कि प्लीजेंट साउंड जितना ज़्यादा होगा हम कहेंगे कि क्वालिटी उतनी ज़्यादा रिच होती है। और मैंने उसमें फिर आपको ये बताया था कि कोई भी एक सिंगर होता है वो उसकी आवाज़ से पहचाना जाता है। भाई हम कहते हैं ना कि जैसे मेरे को आतिफ असलम की आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो क्योंकि मतलब मुझे उसकी आवाज़ की क्वालिटी पसंद है, इसलिए मैं उस सिंगर को ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो कोई भी एक पर्सन की पहचान उसकी आवाज़ की क्वालिटी से होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पिच डिपेंड्स ऑन। तो हमें पता है कि पिच किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ। जो डेसिबल है ये किसकी यूनिट होती है, साउंड इंटेंसिटी की, हीट इंटेंसिटी की, लाइट इंटेंसिटी की, या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई जो डेसिबल होती है ये साउंड की इंटेंसिटी की यूनिट होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, रिवर्टिवेशन इज कोज बाय। ठीक है, जो रिवर्टिवेशन होता है ये किसकी प्रॉपर्टी के अंडर वो आता है। तो भाई हमने रिफ्लेक्शन जब पढ़ा था तो हमने साउंड के रिफ्लेक्शन के बेस पर दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक इको पढ़ी थी, दूसरा क्या पढ़ा था, रिवर्बरेशन। ठीक है, तो ये रिवर्टिवेशन जो होता है ये हमारा साउंड के रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड वेव इन एयर आर। तो ये कह रहे हैं कि एयर के अंदर जो साउंड वेव होती है तो वो कैसी होती है, भाई लॉन्गिट्यूडनल होती है, क्योंकि साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडनल प्लस मैकेनिकल वेव है। ये स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर कहता है साउंड ट्रैवल फास्टर इन। तो हमने पढ़ा था कि जो साउंड होता है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, फिर होता है गैस में। तो यहाँ पर देखो स्टील है वो एलोई है और एलोई हमारी सॉलिड के अंदर आएगी, एयर हमारी गैस के अंदर है, तो इसमें तो सबसे कम होगी, तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो गया। वैक्यूम भी नहीं होगा, वाटर लिक्विड है, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टील इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रे की। ये भी हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी ही रे के बारे में पढ़ेंगे, चाहे एक्स रे हो, गामा रे हो, ठीक है, कॉस्मिक रे, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक साउंड है तो हम यहाँ पर सिर्फ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और क्वेश्चन कौन सा है साउंड का, द यूनिट ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस की यूनिट क्या है भाई, बेल भी होती है, डेसिबल भी होती है, फोन, क्योंकि डेसिबल और फोन तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका मतलब बेल भी इसमें इंक्लूड हो गया और ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रिवर्बरेशन होता है साउंड का वो यूज होता है।
तो भाई मैंने बताया था कि जो रिवर्बरेशन होता है साउंड का वो साउंड के रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है जिसको हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी, स्टेथोस्कोप में होता है, ट्रम्पेट में होता है, मेगाफोन में होता है, ठीक है, शहनाई में होता है, ठीक है। सोनिक जो मतलब ये होती है ना लाउड जो हेलर होते हैं, ठीक है, जो माइक जैसे होते हैं, तो उनमें भी क्या होता है हमारे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डॉल्फिन एंड बैट्स यूजेस। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो बैट्स होते हैं, डॉल्फिन्स होते हैं, तो बैट होता है वो जनरली अंधेरे में भी अपने मतलब जो अपना खाना एक्वायर कर लेता है, क्योंकि इसमें क्या होती है ये अपनी यूवी रेज का यूज़ करता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। उसके बाद फिर और कौन सा है साउंड के ऊपर डिपेंड, तो अब यहाँ पर साउंड के क्वेश्चन है वो नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो हम और भी वीडियो लेकर आएंगे, उसमें और भी हम फिज़िक्स के टॉपिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पर स्पीड के कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जिसमें हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था V = N × लैम्डा वाला, जिसमें हमें स्पीड निकालनी होती है, तो ये भी हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।